हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन या एरोमेटिक प्रतिस्थापन। तो सबसे पहले हम जानेंगे एरोमेटिक प्रतिस्थापन क्या होता है। रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम, जनरली हाइड्रोजन or a group attached to benzene ring by another group is known as aromatic substitution। यानी बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हाइड्रोजन या किसी ग्रुप का किसी अन्य ग्रुप से प्रतिस्थापन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। आप जानते होंगे कि ओपन चेन कंपाउंड्स में यानी एलिफेटिक कंपाउंड्स में तीन तरह की रिएक्शंस होती हैं: फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया। लेकिन एलिफेटिक सिस्टम के विपरीत यानी उससे अलग एरोमेटिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही सामान्य रूप से होती हैं। इलेक्ट्रोफिलिक ही क्यों? इसके लिए हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बता रहे थे तो बताया था कि बेंजीन रिंग के तल के ऊपर और नीचे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है जो कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करता है, अतः इलेक्ट्रोफाइल इस पर आसानी से अटैक कर सकते हैं। तो अब हम लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा देखा गया कि बेंजीन रिंग में जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो एक कॉमन मैकेनिज्म द्वारा आगे बढ़ती हैं। यह एक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, अर्थात टू स्टेप प्रोसेस होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था बनती है। प्रथम पद में इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन पर अटैक करता है और एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स या मध्यवर्ती या संक्रमण अवस्था बनाता है। यह इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स अपने को अनुनाद द्वारा स्टेबलाइज करती है, स्थायी करती है, और स्थायी करती है इसलिए उसमें कुछ एनर्जी यानी कुछ ऊर्जा का निष्कासन होता है। इसको यानी रेजोनेंस हाइब्रिड को या अनुनाद संकर को हमने स्ट्रक्चर 1 द्वारा रिप्रेजेंट किया है। रेजोनेंस हाइब्रिड को हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स या एरोनियम केटाइन या वीलेंट इंटरमीडिएट कह सकते हैं। यह स्टेप स्लो होती है, यानी प्रथम पद जो होता है वो धीमी गति का होता है, और जैसा कि आप जानते हैं कि धीमी गति का पद ही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप या वेग निर्धारक पद होता है। सेकेंड स्टेप जो होती है वो फास्ट होती है और उसमें किसी एनायनिक स्पीशीज यानी ऋणायनिक स्पीशीज द्वारा प्रोटॉन का निष्कासन होता है। अब हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल है, E मींस इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रॉन लविंग है तो इस पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा या वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे। यह बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन पर अटैक करता है, तो यदि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से होगा तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां हमने दिखाया है इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन से जुड़ गया। यहां हमने सिर्फ एक हाइड्रोजन दिखाया है। वैसे तो यहां पर प्रत्येक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, लेकिन इस हाइड्रोजन का रिमूवल होगा इसलिए हमने सिर्फ एक हाइड्रोजन यहां पर दिखाया है। अब ये स्पीशीज अपने को रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज करेगी, तो डबल बॉन्ड यहां से यहां, तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, फिर डबल बॉन्ड यहां से यहां, तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, और इस स्पीशीज को हम कहते हैं वीलैंड इंटरमीडिएट या सिग्मा कॉम्प्लेक्स या एरोनियम केटाइन। अब इस पर कोई एनायनिक स्पीशीज अटैक करती है, यह पद फास्ट या तीव्र होता है और उसके फलस्वरूप H+ का निष्कासन हो जाता है। ये H+ उस एनायनिक स्पीशीज से जुड़ जाएगा। हम एक और प्रकार से भी इसे दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन पर अटैक करता है, इसलिए
सबसे पहले वो पाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसके बाद वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यानी ये वाली जो स्पीशीज है ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, और उसके बाद फिर से एक पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा और नेक्स्ट स्टेप में प्रोटॉन का निष्कासन हो जाएगा। ये इस पाई कॉम्प्लेक्स और इस पाई कॉम्प्लेक्स में ये अंतर है कि इस अवस्था में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने की प्रक्रिया में है, जबकि इसमें प्रोटॉन निष्कासन की अवस्था में है। इसे हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम द्वारा भी दिखा सकते हैं। ये बेंजीन है, इलेक्ट्रोफाइल है, इसने सबसे पहले एक पाई कॉम्प्लेक्स बनाया जिसमें कि इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने की अवस्था में है। यह है TS1 यानी ट्रांजिशन स्टेट नंबर 1। यह थोड़ा सा स्थायी हो जाता है क्योंकि स्टेबलाइज हो जाता है रेजोनेंस द्वारा, और इसमें कुछ ऊर्जा का निष्कासन होता है, हमने पहले भी बताया है, और ये कन्वर्ट हो गया एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं वीलैंड इंटरमीडिएट। इसके पश्चात ये एक और ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होता है जिसमें कि प्रोटॉन निष्कासन की अवस्था में है, इसे हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2। इसके बाद प्रोटॉन का निष्कासन हो गया और ये हमें सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। अब हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लेंगे, जिसमें पहला है नाइट्रेशन, यानी रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम by nitro group is known as nitration. The rate of nitration depends on concentration of the aromatic compound and nitrating agent both. जैसा कि हमने आपको बताया था ये 2 स्टेप प्रोसेस होती है। इसका मतलब है कि जो हमारा रेट है वो एरोमेटिक कंपाउंड की कंसंट्रेशन पर और नाइट्रेटिंग एजेंट की कंसंट्रेशन दोनों पर निर्भर करता है। यानी यह हमारी रिएक्शन हुई सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक बायमोलिकुलर। अब हम देखेंगे कि हम नाइट्रेशन के लिए कौन कौन से नाइट्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे नाइट्रेटिंग एजेंट हम इस्तेमाल करते हैं। यह 1 या 2 मार्क्स में, कई बार शॉर्ट नोट में भी अलग से आ जाता है। तो सबसे पहला नाइट्रेटिंग एजेंट है कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेट H2SO4। इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। यानी नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड विद कंसंट्रेट H2SO4। अब इससे, इन दोनों से किस प्रकार नाइट्रेटिंग स्पीशीज बनती है, यानी रियल नाइट्रेटिंग स्पीशीज किस प्रकार बनती है। तो देखिए यहां हमने ये ले लिया HNO3 प्लस 2 मॉलिक्यूल H2SO4 प्लस 1 मॉलिक्यूल H2O। ये H2SO4 एक H प्लस तो इसको देगा और एक H प्लस वाटर को देगा। तो वाटर ने क्या बना दिया? H प्लस लेकर H3O प्लस, और इस HNO3 ने क्या बना दिया? H2NO3। तो देखिए ये हो गया H2NO3। ठीक है, तो यहां से अब ये बॉन्ड ब्रेक होकर इस ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा, तो ये निकल गया H2O, और ये NO2 पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी इस प्रकार नाइट्रोनियम आयन बन गया। यानी H2SO4 का क्या काम है? टू प्रोड्यूस नाइट्रोनियम आयन फ्रॉम नाइट्रिक एसिड। एक और नाइट्रेटिंग एजेंट है कंसंट्रेट HNO3। तो कंसंट्रेट HNO3 में भी कुछ इसी प्रकार नाइट्रोनियम आयन प्रोड्यूस होता है। 2 HNO3 मॉलिक्यूल ये हैं, एक अलग कर लिया हमने, प्लस H2O, तो एक H प्लस इसको मिल जाएगा और इसका एक H प्लस इसको मिल जाएगा। तो ये स्वयं किस में कन्वर्ट हो गया? ट्वाइस NO3 माइनस में, और ये बन जाएगा H2NO3 प्लस और H3O प्लस। अब इससे ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहां आ गया, यानी वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और NO2 प्लस इधर बन गया। ओके, यानी यहां भी नाइट्रेटिंग स्पीशीज हमारी क्या है? NO2 प्लस, यानी नाइट्रोनियम आयन। अब बात आती है
कि कुछ केसेस में ऐसा देखा गया कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से भी अभिक्रिया बहुत तेज होती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूजुअली जो केमिकल काइनेटिक्स क्या कहती है कि कंसंट्रेशन पर हमारी अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। तो कंसंट्रेट HNO3 होगा तो रिएक्शन फास्ट होनी चाहिए, और डाइल्यूट HNO3 है तो रिएक्शन स्लो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तब ये पाया गया कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ स्पेशली जैसे हम फिनॉल लें तो नाइट्रेशन फास्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रिक एसिड में ये पाया गया कि स्मॉल अमाउंट में नाइट्रस एसिड भी होता है, यानी HNO2 भी होता है। तो क्या होगा कि ट्वाइस HNO3 प्लस नाइट्रस एसिड का एक मॉलिक्यूल प्लस H2O, तो इस HNO2 ने एक H प्लस इसको दे दिया और एक H प्लस इसको दे दिया। ओके, तो ये स्वयं किस में कन्वर्ट हो गया? ट्वाइस NO3 माइनस में, और ये बन गया H2NO2 प्लस प्लस H3O प्लस। इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए ये वाला, तो ये क्या बन गया? NO प्लस, यानी ये NO प्लस बन गया। यानी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के केस में नाइट्रेटिंग स्पीशीज इज नाइट्रोसोनियम आयन, जबकि कंसंट्रेट HNO3 के केस में नाइट्रेटिंग स्पीशीज क्या है? नाइट्रोनियम आयन। अब देखिए इससे कैसे नाइट्रेशन होता है? फिनॉल प्लस NO प्लस यानी नाइट्रोसोनियम आयन, इसने अटैक किया। अब देखिए क्योंकि यहां इस जगह पर ये जुड़ा है तो पॉजिटिव चार्ज किधर घूमेगा? उल्टा, यानी यहां पर। अब इस H प्लस का निष्कासन हो गया तो बन गया ये नाइट्रोसोफिनॉल। ये नाइट्रोसोफिनॉल की रिएक्शन होती है HNO3 से, ऑक्सीजन इसको मिल जाता है तो ये बन गया पैरा नाइट्रोफिनॉल, और ये HNO3 खुद किस में कन्वर्ट हो गया? HNO2 में। तो जहां ये बहुत ही माइनर अमाउंट में था, लेकिन यह अभिक्रिया में वापस बनता रहता है और ये रिएक्शन फास्ट होती है। एक और नाइट्रेटिंग एजेंट होता है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, जो होता है कंसंट्रेट HNO3, इसमें NO2 की फ्यूम्स होती हैं। एक और विशेष नाइट्रेटिंग एजेंट होता है एसिटाइल नाइट्रेट, यानी CH3COO NO2। इसका उपयोग हम मोनोनाइट्रेशन में करते हैं। जैसे फिनॉल का नाइट्रेशन यदि हम कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 से करें तो फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन दोनों पर नाइट्रो ग्रुप आ जाते हैं, बल्कि तीनों पर, यानी दो ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन, सब पे नाइट्रो ग्रुप लग जाता है। लेकिन सपोज हमें सिर्फ एक नाइट्रो ग्रुप लगाना हो तो हम एसिटाइल नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी नाइट्रेटिंग स्पीशीज नाइट्रोनियम आयन ही होती है। अब एक कॉमन मैकेनिज्म देख लेते हैं नाइट्रेशन की। ये नाइट्रोनियम आयन है, ये पहले बनाएगा TS1 यानी ट्रांजिशन स्टेट 1, जो कि एक पाई कॉम्प्लेक्स है। ये बाद में परिवर्तित होता है एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स में, जो कि इसकी तुलना में अधिक स्थायी होता है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और इसके बाद एक ये ट्रांजिशन स्टेट 2 में कन्वर्ट होता है, जिसमें प्रोटॉन निकलने की, निष्कासन की अवस्था में होता है, और इसके बाद ये निकल जाता है और नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है हेलोजिनेशन। When hydrogen atom of benzene ring is replaced by some halogen atom, then the process is called halogenation. इसमें हम हेलोजन के साथ कोई हेलोजन कैरियर जरूर लेते हैं, ये लेना आवश्यक होता है। हेलोजन कैरियर आयरन पाउडर हो सकता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो सकता है, आयरन क्लोराइड हो सकता है, एंटीमनी क्लोराइड हो सकता है। तो हेलोजन कैरियर लेना आवश्यक है। इसका काम क्या होता है हेलोजन कैरियर का? हेलोजन कैरियर हेलोजन से हेलोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, यानी Fex3। ये इसका X- पार्ट ले लेगा और बनाएगा Fex4- प्लस हेलोनियम आयन। तो हम मैकेनिज्म वही कॉमन सी मैकेनिज्म होगी। X प्लस का अटैक हुआ, पहली स्टेप स्लो, इसने बनाया वीलैंड इंटरमीडिएट,
सेकेंड स्टेप फास्ट, प्रोटॉन का रिलीज हो गया और बन गया हमारा हेलो कंपाउंड। ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन तो इस प्रक्रिया से संभव है, यानी हेलोजन और हेलोजन कैरियर लेकर ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन तो हम कर सकते हैं, लेकिन आयोडीनेशन और फ्लोरीनेशन के लिए हमें स्पेशल मेथड्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो आयोडीनेशन हम कैसे करेंगे बेंजीन का? आयोडीन लिया, HNO3 लिया, तो ये बन जाएगा आयोडोबेंजीन। फ्लोरीनेशन हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से करते हैं। तो पहले ये इंटरमीडिएट बनता है, इसको यदि हम हीट करेंगे तो फ्लोरोबेंजीन बनेगा प्लस नाइट्रोजन प्लस BF3। कैसे माने कि हेलोनियम आयन ही रियल इलेक्ट्रोफाइल होता है या हेलोजिनेटिंग एजेंट होता है? X माइनस भी तो हो सकता है। तो उसके फेवर में कुछ एविडेंसेस देखे गए कि यदि हम हेलोजन के स्थान पर इंटर हेलोजन कंपाउंड लें, जैसे Cl2 या Br2 न लेकर BrCl लिया, ओके, या ICl लिया, तो इस प्रक्रिया में ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन हुआ, क्लोरीनेशन नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब हमने BrCl लिया तो जैसा कि आप जानते हैं Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन, तो क्या होगा? Br प्लस और Cl माइनस ही बनेगा और इस स्थिति में ब्रोमिनेशन हो रहा है। इसका मतलब है कि जो रियल अटैकिंग स्पीशीज है वो Br प्लस यानी हेलोनियम आयन है, Cl माइनस नहीं। एक और एविडेंस था कि बेंजीन का ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन सिल्वर सॉल्ट के उपस्थिति में कैटालाइज या उत्प्रेरित हो जाता है, या हम कहें उसकी रिएक्शन स्पीड बढ़ जाती है। तो क्या हुआ होगा ऐसे केस में? यानी हेलोजन के साथ यदि हम सिल्वर सॉल्ट लेंगे तो ये सिल्वर सॉल्ट क्या है? X माइनस से जुड़ जाएगा, तो ये हेलोनियम आयन बहुत आसानी से प्रोड्यूस हो जाएंगे। इस कारण जो स्पीड है बढ़ जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यानी हेलोजिनेशन में जो रियल हेलोजिनेटिंग एजेंट है वो हमारा हेलोनियम आयन है, यानी X प्लस है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा इसकी कुछ अन्य इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर, यानी सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पर। थैंक यू।